डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स का, विच इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दिस एनसीईआरटी इज बेस्ड ऑन योर लेटेस्ट सिलेबस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रीप्रिंट हुई है 25-26 में। ठीक है, तो पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताओ, क्या समझते हो आप ये टर्म से कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था डेवलपमेंट क्या होता है, और डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमी का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, वो उसमें बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो क्या समझ सकते हो आप। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अगर हम बात करें हमारी डे टू डे लाइफ की, कितनी सारी एक्टिविटीज हम देख पाते हैं। जैसे कि कोई भी, जैसे हमारे घर पे एक मिल्कमैन मिल्क लेके आता है, काफ़ी सारी चीज़ें हमारी मम्मी ग्रोसरी स्टोर से लेके आती है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हम डे टू डे लाइफ में हम परचेज करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी मॉम आपके लिए खाना बना रही है, वो एक टाइप की सर्विस दे रही है आपको। ठीक है, दो वो फ्री सर्विसेज है, उसके लिए मम्मा पैसे चार्ज नहीं करते हैं, बट ये सारी क्या है, चीज़ें हैं, ये सर्विसेज है। उसके अलावा अगर हम बात करें, पापा जो पैसे अर्न करके आते हैं जिससे हम एजुकेशन, हमारे एजुकेशन की फ़ीस, हमारी एजुकेशन की फ़ीस देते हैं पापा, ट्यूशन फीस पे करते हैं, ये सारी चीज़ क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी चीज़ जिसमें मनी इन्वॉल्व है, उसका मतलब है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो भी एक्टिविटी डे टू डे लाइफ में हो रही है जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, जो आउट ऑफ लव, अफेक्शन, केयर के वजह से होती है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। जैसे आपके पापा आपको रात को स्टोरी सुना रहे हैं और सुला रहे हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं है। आपकी मॉम आपके लिए खाना बना रही है, आपकी मॉम आपको स्कूल के लिए रेडी कर रही है, ये सारी चीज़ है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ये आउट ऑफ लव, अफेक्शन से हुई है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या, जो भी चीज़ जिसमें मनी इन्वॉल्व है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए कितने कितने सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी में। मेजरली अगर बात करें तो आपकी बुक में 3 सेक्टर्स दिए हुए हैं कि इंडियन इकोनॉमी को कैरी आउट करने के लिए 3 सेक्टर्स हैं, विच इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड टर्शियरी सेक्टर। इसके अलावा भी कुछ सेक्टर्स होते हैं, बट आपकी एज ऑफ नाउ आपको खाली इतना ही पढ़ना है कि आपकी बुक में 3 सेक्टर्स दिए हुए हैं। इसके अलावा कॉटनरी सेक्टर भी होते हैं। ठीक है, और भी सेक्टर्स हैं, बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला सेक्टर होता है जो आपकी बुक में फिलहाल नहीं है। ठीक है, आपके कोर्स में जितना है हम उतना ही पढ़ेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या है, प्रोड्यूसेस नेचुरल गुड्स। यहाँ पे क्या होता है, हम एग्रीकल्चर की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे एग्रीकल्चर में से हमें क्रॉप्स मिलते हैं, हमें रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कॉटन की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से हमें क्या मिलता है, एक कॉटन मिलता है, कॉटन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके अलावा उसके आगे वाली जो सेक्टर है वो है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें का जो भी चीज़ जो उनको प्राइमरी सेक्टर से या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर से मिला है उसको आगे फर्दर मैन्युफैक्चर करा जाता है, इसलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। इसका काम क्या है, सेकेंडरी सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ये काम करता है, इट प्रोड्यूसेस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स।
ठीक है, मतलब जो भी कॉटन हमें प्राइमरी सेक्टर से मिला था वो फर्दर जाके उसको कॉटन से क्या बनाया जाता है, शर्ट बनाया जाता है, कॉटन की साड़ी बनाई जा रही है, कॉटन का हैंकरचिफ बनाया जा रहा है। ये सारी चीज जो भी हो रही है वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। इसीलिए ये सेक्टर जो भी है सेकेंडरी सेक्टर, उसको हम मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज में जाके मैन्युफैक्चरिंग का रोल होता है। ठीक है, लास्ट जो भी सेक्टर है वो है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर क्या काम करता है, जो भी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज में बन गए हैं, ठीक है, उसको फाइनली जाके वो कंज्यूमर तक पहुंचाने होता है। कंज्यूमर्स तक पहुंचेंगे कैसे, बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बाय मीन्स ऑफ सर्विसेज। कुछ इंटरमीडियरीज होते हैं जैसे रिटेलर्स है, होलसेलर्स है, वो प्रोडक्ट्स को लेके फाइनली कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। तो वो पॉसिबल कैसे होता है, बाय द मीन्स ऑफ टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने का रोल प्ले करता है और ये सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमने पढ़ा कि ये जो शर्ट बना है ये कहाँ जाता है, रिटेलर्स के पास या फिर होलसेलर्स के पास, और ये बाद में कहाँ पहुंचता है, कस्टमर्स या फिर कंज्यूमर्स के पास। तो ये सारी एक्टिविटीज कैसे पॉसिबल हो रही है, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, ये प्राइमरी सेक्टर जहाँ से एग्रीकल्चर हो रहा है और ये रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है किसके लिए, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है किसके लिए, सेकेंडरी सेक्टर के लिए। और ये रॉ मटेरियल्स को क्या करता है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है। और ये जब फिनिश गुड्स फाइनली जब कंज्यूमर तक पहुंचते हैं बाय मींस ऑफ सर्विसेज, तो ये होता है सर्विस सेक्टर या फिर टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट है? ओके, there are many activities that are undertaken by directly using natural resources. Take, for example, the cultivation of cotton. It takes place within a crop season. For the growth of the cotton plant, we depend mainly but not entirely on the natural factors like rainfall, sunshine, and climate. The product of this activity, cotton, is a natural product. Similarly, in case of an activity like dairy, we are dependent on biological process of the animals and availability of fodder. The product here, milk, also is a natural product. Similarly, the mineral ores are also example, are natural products और are examples of किसका है, ये सारे प्राइमरी सेक्टर के। मतलब हमने क्या क्या देखा, जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स है जो एकदम प्योर फॉर्म में अवेलेबल है, जिसमें अभी तक कोई आगे प्रोसेस नहीं हुई है, वो सारी चीज क्या है, वो सब पार्ट किसका, वो कॉन्स्टिट्यूट किसको करते हैं, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में हमने जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल इन लोग ने किसका दिया, मिल्क का, मिल्क प्योर फॉर्म में है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कॉटन का, वो भी प्योर फॉर्म में है। और यहाँ पे मिनरल्स की बात की जो आगे प्रोसेस नहीं हुए, जो नेचुरल फॉर्म में ऑर्स के फॉर्म में है, तो ये सारे किसका पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, प्राइमरी सेक्टर का। और ये सारी एग्जाम्पल्स है प्राइमरी सेक्टर की। ठीक है, since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry, this sector is also called agriculture and related sector. ये चीज ऑलरेडी मैंने आपको बताई, किसका, अगर ये कहाँ से आ रहा है, डायरेक्टली एग्रीकल्चर से, ठीक है, या फिर उससे रिलेटेड चीजों से, तो इसीलिए इस सेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। Secondary sector, the secondary sector covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activity. It is the next step after primary. The product is not produced by nature, but it has to be made, and therefore, some process of manufacturing is essential. This could be in a factory, a workshop, or at home. For example, using a cotton fiber from a plant
We spin yarn and weave cloth. Using sugarcane as a raw material, we make sugar or wood. We convert earth into bricks and use bricks to make houses and buildings. Since this sector gradually became associated with different kinds of industries that came up, it is also called as industrial sector. इसके बारे में भी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पे ये सेक्टर जनरली किस बारे में बात कर रहा है कि जो भी रॉ मटेरियल्स हमें प्राइमरी सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर से मिले हैं उसको हम फिनिश गुड्स या फिर उसका फर्दर प्रोसेसिंग करके उसको आगे लेके जाते हैं, ठीक है, आगे वाले स्टेज के लिए रेडी करते हैं। तो वो कौन सा सेक्टर है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो वो है सेकेंडरी सेक्टर। आफ्टर दैट वी हैव, after primary and secondary, there is a third category of activities that falls under tertiary sector and is different from the above two. These are activities that help in development of primary and secondary sectors. मतलब ये इसका थोड़ा सा रोल टर्शियरी सेक्टर का अलग है क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट की बात नहीं करी है, यहाँ पे कोई गुड्स की बात नहीं करी है, यहाँ पे सर्विसेज की बात करी है। ये सेक्टर बाकी के दोनों सेक्टर्स को डेवलप करने में काम आता है, ठीक है, बाकी की दो जो सेक्टर्स की एक्टिविटीज है उसको कोऑर्डिनेट करने में काम आता है। दिस हाउ इज दिस पॉसिबल, अब कैसे ये कोऑर्डिनेट कर रहा है, एग्जाम्पल लेते हैं वापस कॉटन का, ठीक है। अब ये कॉटन है, ठीक है, समझ लो ये हमने देखा था प्राइमरी सेक्टर में, ये कॉटन को हमें पहुंचाना है कहाँ पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, मतलब सेकेंडरी सेक्टर में, जहाँ पे क्या होगा ये शर्ट में या फिर साड़ी या फिर हैंकरचिफ जो भी है उसका फर्दर प्रोसेसिंग होगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक उसको पहुंचाना है। बट ये पहुंचाने का काम यहाँ पे कौन करेगा, ये सर्विस जो है, सर्विस मतलब क्या है, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन जरूरी होगी, गुड्स अपने आप उड़ के तो डायरेक्ट इंडस्ट्रीज में नहीं पहुंच जाएंगे, तो उसके लिए क्या जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन। और ये ट्रांसपोर्टेशन किसका पार्ट है, सर्विस सेक्टर का और टर्शियरी सेक्टर का। तो इन दोनों को कोऑर्डिनेट, इन दोनों का काम जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को कोऑर्डिनेट करने का भी काम कौन कर रहा है, उसको डेवलप करने का काम कौन कर रहा है, टर्शियरी सेक्टर। इसके अलावा जब मैन्युफैक्चर जो आइटम्स होती है जो मैन्युफैक्चर हो गई है वो भी डायरेक्टली कस्टमर्स तक नहीं पहुंच सकती, इंडस्ट्रीज से डायरेक्टली कस्टमर्स तक नहीं पहुंच सकती, उसके लिए भी क्या सर्विसेज चाहिए होती है, ट्रांसपोर्टेशन है, मार्केटिंग सर्विसेज है, ये सारी सर्विसेज है। जैसे तुम काफ़ी जगह पे अभी इस मोमेंट पे ऐसी चीज़ें भी है कि हम फैक्ट्री आउटलेट से ऑनलाइन खरीद सकते हैं, उसमें क्या हमें शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई शोरूम में जाके चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री आउटलेट से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो वो फैक्ट्री आउटलेट से जो खरीद रहे उसके लिए हमें कोई ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, कोई जैसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि अभी अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, नाइका फैशन है, आजियो है, ठीक है, ये सारे जो भी एप्स है जिसमें मतलब प्रोडक्ट्स बिकते हैं, तो वो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं लोगों को, कस्टमर्स को डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स के साथ। तो वो कनेक्शन जो बैठ रहा है बिटवीन द कस्टमर्स एंड द मैन्युफैक्चरर, वो कनेक्शन जो है वो भी क्या है, एक टाइप ऑफ सर्विसेज, और ये सर्विसेज है तो ये किसका पार्ट हो गया, टर्शियरी सेक्टर का। होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or a support for the production process. For example, goods that are produced in primary or secondary sector would need to be transported by trucks or trains and then sold in the wholesale and retail shops. At times, it may be necessary to store this in the godowns. काफी सारी बार क्या होता है कि बहुत सारे जैसे प्रोडक्ट्स ऐसे कंपनी ऐसा नहीं होती कि ऑर्डर आएगा तो बनाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज में ये नहीं होता है, वो लोग क्या करते हैं अपने स्टॉक्स पहले से रेडी रखते हैं, तो वो स्टॉक्स रेडी है तो वो स्टॉक्स कहीं पे स्टोर भी करने पड़ेंगे, तो वो कहाँ पे स्टोर करेंगे, गोडाउन्स वगैरह में, स्टोरेज हाउसेज में या फिर वेयर हाउसेज में, वेयर हाउसेज मतलब स्टोर जहाँ पे कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ क्या है, वो एक टाइप की सर्विसेज है, ठीक है। वी ऑल्सो may need to talk to other over telephone and send letters, communication और borrow money from banks। ये बैंक्स जो सर्विसेज दे रहा है, बैंक जो कस्टमर को लोन्स दे रहा है, बैंक डिपॉजिट की फैसिलिटी दे रहा है, बैंक एटीएम वाली फैसिलिटी दे रहा है, बैंक इंटरनेट वाली फैसिलिटी, ई मोबाइल सर्विसेज दे रहा है, तो ये सारी सर्विसेज है, तो वो किसका पार्ट है, टर्शियरी सेक्टर का। तुम हम जो यहाँ पे बात कर पा रहे हैं, आप मेरे लेक्चर्स देख पा रहे हो घर बैठे बैठे, तो वो क्या है, मैं आपको क्या दे रही हूँ, अभी फिलहाल सर्विस दे रही हूँ, एजुकेशन सर्विसेज ऑनलाइन दे रही हूँ,
तो ये भी एक टाइप की सर्विस हो गई। ठीक है, तो क्या कौन से एग्जाम्पल्स है टर्शियरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर के? तो ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, communication, banking, trade are examples of tertiary activities. Since these activities generate services rather than goods, the tertiary sector is also called as service sector. ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, service sector also includes some essential services that may not directly help in the production of goods. For example, we require teachers, doctors, and those who provide personal services such as washermen, barbers, cobblers, lawyers, and people to do administrative and accounting works. ठीक है, तो ये सारी चीज क्या है, जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये सारी चीज किसका पार्ट है? सर्विस सेक्टर का। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, ठीक है, ये कोई भी हो, चाहे वॉशरमैन हो, चाहे बार्बर हो, चाहे लॉयर हो, ये सब क्या है? ये सारी सर्विसेज हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है? एक टाइप की सर्विस है। In the recent times, certain new services based on information technology such as internet cafe, ATM booths, call centers, software companies, etc. have become important. ये सारी चीज तो आप अभी देख ही पा रहे हो। आईटी सर्विसेज कितनी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट वगैरह हम यूज कर रहे हैं, आप अभी लेक्चर्स देख रहे हो तो वो भी किसके थ्रू देख रहे हो? इंटरनेट की वजह से देख पा रहे हो, तो ये एक टाइप की सर्विस हो गई। ठीक है, कम्युनिकेशन, मैं बात कर पा रही हूँ, आप सुन पा रहे हो, ये एक टाइप की सर्विस हो गई। अब मुझे ये बताओ, हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी सेक्टर इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, मतलब जैसे कि प्राइमरी सेक्टर है, चाहे सेकेंडरी सेक्टर है, चाहे टर्शियरी सेक्टर है, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये सारे सेक्टर्स इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, इनको एक दूसरे की कोई जरूरत नहीं है? मैं ये बोल सकती हूँ कि प्राइमरी सेक्टर को ना टर्शियरी सेक्टर की जरूरत है, ना सेकेंडरी सेक्टर की जरूरत है, या फिर सेकेंडरी सेक्टर है तो उसको ना टर्शियरी सेक्टर की जरूरत है, ना प्राइमरी सेक्टर की जरूरत है? कैन आई से दैट? द आंसर इज क्लियर, नो। ये चीज नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सारे सेक्टर्स इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है। जो भी प्राइमरी सेक्टर है वो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे प्राइमरी सेक्टर को अपने रॉ मटेरियल्स देने हैं, तो वो किसको किसको देगा रॉ मटेरियल्स? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को। अगर प्राइमरी सेक्टर के कोई रॉ मटेरियल्स खरीदने वाला ही नहीं है, तो क्या प्राइमरी सेक्टर अपने रॉ मटेरियल्स रेडी करेगा? फार्मर्स क्रॉप्स उगाएंगे? नहीं उगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वो इसीलिए काम कर रहे हैं, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर कैरी ऑन कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, क्योंकि वो जो भी प्रोड्यूस करेंगे, जो भी रॉ मटेरियल्स बनाएंगे, वो डायरेक्टली जाके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले लेके उससे फाइनल गुड्स बनाएंगे। सिमिलरली प्राइमरी सेक्टर को कैरी अपना बिजनेस कैरी आउट करने के लिए उनको टर्शियरी सेक्टर की भी जरूरत है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के बिना अगर प्रोडक्ट्स, एक फार्मर कुछ उगा रहा है, उसने फील्ड में जैसे शुगर केन बोया है, अगर वो शुगर केन परचेज, मान लो कि इंडस्ट्री सेक्टर को वो शुगर केन परचेज करने, बट वो शुगर केन वहां तक पहुंचेंगे कैसे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक, बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो शुगर केन वहां पे पड़े पड़े सड़ जाएंगे। इसीलिए सर्विसेज सेक्टर भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सारे सेक्टर्स इंटरलिंक्ड है और इंटरडिपेंडेंट है। विदाउट दी वन बाकी का फंक्शनिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपकी बुक में यहाँ पे क्या लिखा है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो आर ग्रुप्ड इनटू थ्री डिफरेंट कैटेगरीज आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इमेजिन what would happen if farmers refuse to sell sugarcane to a particular sugar mill? The mill will have to shut down. This is an example of secondary and industrial sector being dependent on primary sector. सीधी सी बात है, अगर वो अगर शुगर केन उगाने वाला फार्मर शुगर मिल वाले को बोल दे कि मुझे मेरा गन्ना बेचना ही नहीं, तो शुगर मिल वाले जाएंगे कहाँ पे? वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी दिख रही है। फिर यहाँ पे दूसरे और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है फार्मर्स बाय मेनी गुड्स सच एज ट्रैक्टर्स, पंप सेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। इमेजिन what would happen if the price of the fertilizers or pump sets go up?
तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द फार्मर विल राइज एंड द प्रॉफिट्स विल बी रिड्यूस्ड। अब ये सिचुएशन में क्या, अगर उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है फार्मर्स का वो इस केस में बढ़ जा रहा है, और ऐसे केस में क्या होगा, वो जो भी प्रोडक्ट्स जो भी बना रहा है, ठीक है, वो सेकेंडरी सेक्टर को हाई प्राइसेस पे देगा और सेकेंडरी सेक्टर आगे आगे भी ट्रांसफर करेगा तो वो हाई प्राइसेस पे होगी। तो इससे पूरा चेन जो है वो इम्पैक्ट होगा, क्योंकि प्राइसेस हाइक करनी पड़ेगी, प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा, और वो फाइनल कंज्यूमर्स तक जब भी पहुंचेगा तब भी वो हाई प्राइसेस पे पहुंचेगा। तो ये कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है, ये चीज़ समझ में आ रही होगी, है ना। ऐसे काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स आप खुद सॉल्व करके बताना और कमेंट करना कि कैसे ये लोग, ये कैसे किसका इंटरडिपेंडेंस किस पे है, ठीक है। अब है नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। अब सेक्टर्स की बात करें तो सारे सेक्टर्स अगर इकोनॉमी की बात करें तो क्या वो इक्वल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है या फिर इक्वल इनकम जनरेट करता है, क्या हम ये बोल सकते हैं? मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो एक एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो आईटी कंपनी में काम कर रहा है, सर्विस कंपनी में, तो वो सेम अमाउंट कमा रहा है जो उस इंसान के साथ जो एक लेबरर है जो फील्ड में काम कर रहा है सुबह से लेके शाम तक। क्या हम बोल सकते हैं, ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं? क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि एक जो मजदूर है वो इक्वल अमाउंट कमा रहा है एज इफ वी कंपेयर दैट पर्सन, दैट लेबरर, टू अ बिजनेसमैन? दिस इज क्वाइट नॉट पॉसिबल। कैसे? क्योंकि सारे सेक्टर्स की बात करें तो सारे सेक्टर्स अलग 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 अमाउंट ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट अलग अलग तरीके से दे रहे होंगे, सारे सेक्टर्स इक्वल एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे होंगे, या फिर सारे सेक्टर्स इक्वल इक्वल इनकम नहीं जनरेट कर रहे होंगे। तो यही चीज़ है जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन एन इकोनॉमी देर could be one or more sectors which are dominant in terms of total production, employment, while other sectors are relatively small in size. तो वो चीज़ हम समझ सकते हैं कि सबकी टोटल प्रोडक्शन सेम नहीं होगी, ठीक है, सबकी एम्प्लॉयमेंट सेम नहीं होगी। हाउ डू हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर? तो कैसे कर सकते हैं? Economists suggest that the values of goods and services should be used rather than adding up the actual amount. For example, if 10,000 kgs of wheat is sold at a price of 20 rupees per kg, the value of the wheat will be 2 lakh. The value of 5,000 coconuts at rupees 15 coconut will be rupees 75,000. Similarly, the value of goods and services in the three sectors are calculated and then added up. बट यहाँ पे एक चीज है, हमने क्या सोचा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस ली, एक जैसे कोकोनट है तो एक कोकोनट की प्राइस ली और फिर टोटल कोकोनट से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो हमें उसकी टोटल वैल्यू मिल गई, ठीक है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करी तो वो सेक्टर्स वाइज अगर वो आगे आगे जाता जाएगा जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं शुगर का, शुगर केन का। अब शुगर केन है, शुगर केन पहले बनेगा, वो प्रोड्यूस होगा, उगाया जाएगा फार्म में, फिर उसको शुगर मिल वाले खरीदेंगे, शुगर मिल वाले उसे सपोज शुगर बना रहे, शुगर बनेगा, शुगर बनने के बाद इसकी पैकेजिंग होगी और उसको फिर ट्रांसपोर्ट करके होलसेलर्स या फिर रिटेलर्स तक पहुंचाया जाएगा, और रिटेलर्स से फिर वो डायरेक्टली कहाँ पहुंचेगा, कस्टमर्स के पास या फिर कंज्यूमर्स के पास। बट ये सारे प्रोसेस की वजह से कहीं ना कहीं सबकी अपनी अपनी प्रॉफिट मार्जिन होगी, सब अपना वैल्यू ऐड कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे हमने जो सेम एग्जांपल को, जैसे शुगर केन है, एक शुगर केन का प्राइस समझ लो 10 रुपीज है, फार्मर इसको 10 रुपीज में बेच रहा है, ये कहाँ जा रहा है, मिल में जा रहा है, शुगर मिल में, ठीक है। अब ये 1 kg शुगर बन गई है 25 रुपीज की, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ जा रहा है, होलसेलर के पास, ठीक है, होलसेलर के पास जाके ये बन गया है 30 रुपीज का। अब ये बन जा रहा है रिटेलर्स के पास,
रिटेलर्स अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे ये बन गया 35 रुपीज की, और फिर ये कस्टमर्स तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो इससे अगर हम बात करें तो ये अगर मैं ये सारी चीज को ऐड कर दूं, 10 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 30, तो ये इन सबको मिला के आता है 100 रुपीज। तो क्या हम एक शुगर शुगर 1 kg शुगर के लिए हम 100 रुपीज देते हैं? इज इट सो? अगर हम ये सारे की वैल्यूज ऐड कर ले तो हमें 100 रुपीज पर केजी मिल रहा है शुगर, क्या हम इतना देते हैं? नहीं। हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं? तो यहाँ पे अगर मैं सारी चीज को कैलकुलेट करूंगी तो मेरा ये अमाउंट 100 कैसे आ रहा है? पहली बात मतलब ये देखो, यहाँ पे हम 10 रुपी है, तो ये 25 रुपी अगर मैं लूंगी, यहाँ पे ऑलरेडी 10 रुपीज तो एडेड है ना, फिर तो 10 रुपीज मुझे ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। फिर अगर मैं यहाँ पे 30 रुपीज ले रही हूँ तो 30 रुपीज में ये 25 रुपीज तो पहले से ही एडेड थे। फिर अगर मैं यहाँ पे रिटेलर्स की बात करूँ और ये 35 रुपीज थे, तो 35 में ऑलरेडी ये 30 रुपीज एडेड है ना, तो मैं बार बार उसको काउंट क्यों कर रही हूँ? अगर वो सेम चीज को तुम बार बार गिनते रहोगे, ये तो डबल काउंटिंग हो गया, मल्टीपल टाइम्स काउंटिंग हो गया। तो ऐसी ये चीजें वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम फाइनल वैल्यू लेते हैं। फाइनल वैल्यू क्या थी? 35 रुपीज। इसीलिए हमें शुगर कितने में पड़ती है? 35 रुपीज पर केजी। इसीलिए जो हम डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम उसका फाइनल वैल्यू लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है आपकी बुक में, इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। टेक फॉर इंस्टेंस अ फार्मर हु सेल्स अ wheat to a wheat flour mill for rupees 20 per kg. The mill grinds the wheat and sells to the flour to a biscuit company for 25 per kg. The biscuit company uses the flour and things such as sugar, oil to make the 4 packets of biscuit. It sells biscuit in the market to the consumer for rupees 80, 20 per packet. The biscuits are the final goods, that is the goods that reach the consumer. Why only final goods and services are counted? ये एग्जाम्पल ऑलरेडी मैं आपको समझा मतलब दे चुकी हूँ कि क्यों हमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि अगर हम बार बार सारे अमाउंट को काउंट करेंगे तो पिछली वाली अमाउंट उसमें ऑलरेडी एडेड होगी। वो अपना मार्जिन लगा के, सारे जो भी जितने भी इंडिविजुअल्स इसमें प्रोसेस में इन्वॉल्व है, वो अपना मार्जिन लगा के उसको बेच रहे होंगे, और वो जो फाइनल अमाउंट आएगी ना, उसमें सारी अमाउंट ऑलरेडी एडेड होगी। फिर हम क्यों यहाँ पे जैसे शुगर केन था, तो ये 35 रुपीज में 10 रुपीज शुगर वाले का इंक्लूडेड है। अगर यहाँ पे इसने सपोज 5 रुपीज प्रॉफिट में बेचा है, तो इसका 5 रुपीज एडेड है। ठीक है, फिर इसने यहाँ पे अपना 5 रुपीज ऐड करा, होलसेलर ने, तो उसका एडेड है, और इसने भी अपना 5 रुपीज यहाँ पे ऐड करा, तो इसका भी 5 रुपीज वहां पे एडेड है। तो टोटल इसका कितना आ रहा है? 25 रुपीज। फिर भी ये सारे 25 रुपीज और 10 रुपीज हमने देखा था शुगर केन का है, इसीलिए ये कितने में पड़ा? 35 रुपीज में। सब अपना मार्जिन ऐड करके, तो पूरे सबकी वैल्यू लेना जरूरी नहीं है, इसीलिए फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए देखो यहाँ पे आपकी बुक में भी दिया है, इन कॉन्ट्रास्ट टू फाइनल गुड्स, goods such as wheat and the wheat flour in this example are intermediate goods. Intermediate goods are used up in producing final goods and services. The value of फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब ये जितने भी गुड्स यहाँ पे जैसे शुगर से शुगर मिल में जाके वो शुगर बन रहा है, तो यहाँ पे जो भी बीच वाले जितने भी प्रोसेस है, ये ऑलरेडी इंटरमीडिएट है, मतलब जो बीच वाले प्रोसेस है। ठीक है, और फाइनल गुड्स में ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स का अमाउंट इंक्लूडेड होता है, इसीलिए खाली फाइनल गुड्स लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज दी है। द वैल्यू ऑफ फाइनल The value of goods already includes final goods already includes the value of all the intermediate goods that are used in the making of the final good. Hence, the value of rupees 80 for the biscuits already includes the value of flour 25 rupees. Similarly, the value of all other intermediate goods would have been included. To count the value of flour and wheat separately is therefore not correct, because then we would be counting the value of same things a number of times. वही मैंने चीज बोली, अगर हम सारे की मतलब गिनते रहे तो एक ही चीज को हमने मल्टीपल टाइम्स काउंट कर लेंगे, और ये किसका प्रॉब्लम बनाएगा? डबल काउंटिंग का या फिर मल्टीपल काउंटिंग का प्रॉब्लम बनाएगा।
ठीक है, अब आगे है द वैल्यू। अब एक है जीडीपी नाम का कॉन्सेप्ट आपकी बुक में। जीडीपी मतलब क्या? अगर टोटल जितनी भी इंडिया में, अगर हम इंडिया की बात करें तो एक कंट्री में जितना भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, उससे हमें वैल्यू पता चलेगी कि इंडिया एज ए कंट्री में कितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो वो वैल्यू है वो कैसे पता चलेगी? द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड in each sector during a particular year provides total production of the sector for that year, and the sum of the production in the different sector gives what is called as GDP या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड है? फर्स्ट, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर। ठीक है, फिर क्या है? पर्टिकुलर ईयर। उसके अलावा क्या है? पर्टिकुलर सेक्टर का एक ईयर में कितना टोटल प्रोडक्शन, उसको सम अप करते हैं। जितने भी जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर टोटल कितना प्रोडक्शन कर रहा है, उसका फाइनल अमाउंट। जो भी इंडस्ट्री सेक्टर है वो टोटल कितना प्रोडक्शन कर रहा है, उसका फाइनल अमाउंट। और टर्शियरी सेक्टर कितना कर रहा है, उसका फाइनल अमाउंट। और इससे हम उसकी फाइनल वैल्यू जो भी है वो मिला के हमें क्या मिलता है, वो भी 1 ईयर के लिए, उससे क्या मिलता है? जीडीपी। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है जीडीपी का? इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। मतलब एक साल में विद इन द बाउंड्री, विद इन द कंट्री, जो इंडिया की बाउंड्री है, जैसे इंडिया है, ये इंडिया है, ठीक है, तो इसमें टोटल एक साल में कितना टोटल टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन 1 ईयर, ये इंडिया में 1 ईयर। तो इसमें 3 कॉन्सेप्ट याद रखने आपको जीडीपी के टर्म्स में। ठीक है, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, और डेफिनाइट बाउंड्री के अंदर, मतलब एक कंट्री के अंदर। इंडिया मतलब अगर बाउंड्री इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर ईयर, और फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये है जीडीपी। तो अब आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।